आज टीवी पर एक धारावाहिक चल रहा था जिसकी कुछ पंक्तियां आशी के कानों में पड़ी। उसे लगा ऐसा ही तो कुछ लोगों ने जब उसका रिश्ता मयंक के साथ तय हुआ था तो बोला था। असल में जब अमीर घर के सुंदर और बहुत ही हैंडसम लड़के मयंक के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था तब बहुत सारे रिश्तेदारों ने उसकी माँ और पापा को बोला था कि आपकी और आपकी बेटी की किस्मत अच्छी है, जो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। ऐसा ही कुछ पंक्तियाँ उस सीरियल में भी बोली जा रही थी। इन पंक्तियों ने उसको बहुत कुछ याद दिला दिया था। बात शुरू होती है जब वो छोटी सी बच्ची थी। 2 भाई बहन में वो दूसरे नंबर पर थी। भाई विनय से वो 2 साल छोटी थी। माँ और पापा दोनों ही अपने बच्चों को सारी सुविधा देने के लिए बहुत मेहनत करते थे। दोनों की अच्छी नौकरी थी। जैसा कि अक्सर होता है कि माता पिता की अपेक्षाएं अपने बच्चों से पढ़ाई लिखाई और खेल कूद सभी में अच्छा करने की होती है। इसी चाहत में कई बार वो ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। कुछ ऐसा ही आशी के साथ हो रहा था। उसका बड़ा भाई विनय पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में बहुत अच्छा था, पर आशी का तो इनमें से किसी बात में मन नहीं लगता था। जहाँ विनय कक्षा में टॉप करता वहीं आशी बड़ी मुश्किल से पास हो पाती। जहाँ विनय की परीक्षा परिणाम का माँ और पापा को बेसब्री से इंतजार होता, वहीं आशी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती। इन्हीं सब में वो जाने अनजाने दूसरों के सामने भी आशी के कोमल मन को विनय से उसकी तुलना कर चोट पहुंचा देते थे। छोटी सी बच्ची अपनी तरफ से माँ पापा का पूरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती, पर असफल रहती। ऐसा नहीं था कि वो हर बात में ही बेकार थी। उसके चेहरे का भोलापन और मासूमियत बरबस ही सबका ध्यान आकर्षित करता। पेंटिंग और बचपन से ही कपड़े से तरह तरह की गुड़ियाँ बनाने में वो माहिर थी, पर उसकी ये सब बातें उस तक ही सीमित थी। माँ और पापा के लिए आशी का पढ़ाई में अच्छा न होना बस उसका सबसे बड़ा अवगुण था। माँ और पापा का प्यार और प्रशंसा पाने के लिए उसने भी भाई की तरह पढ़ाई के विषय चयन करने चाहे। तब माँ ने एक बच्चे के मनोविज्ञान को न समझते हुए कई रिश्तेदारों के सामने उसको डांटते हुए कहा था कि अपने कम दिमाग के साथ तुम विनय की बराबरी नहीं कर सकती। हालांकि उस दिन पापा ने माँ को थोड़ा रोकने की कोशिश की भी थी, पर माँ उसको सुनाए बिना नहीं मानी। माँ का सबके सामने झिड़कना उसके दिल और दिमाग में इस तरह बस गया था कि अब वो अपनी ही दुनिया में पूरी तरह गुम हो गई थी। इस तरह की अवहेलना ने उसको पूरी तरह आत्म केंद्रित और जिद्दी बना दिया था। इसी तरह समय बीतता गया और वो उम्र के उस दौर में पहुंच गई जहां विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाता है। उसके बुआ की बेटी की शादी थी। मयंक और उसका परिवार वहां लड़के वालों की तरफ से आया हुआ था। मयंक तो जैसे आशी के चेहरे की सुंदर चितवन का दीवाना ही हो गया था, वैसे भी वहां पर मयंक और उसके परिवार वालों को आशी के परिवार की भी हैसियत का अंदाजा हो गया था। शादी के 3-4 दिन की रस्मों के बीच मयंक आशी से बहुत प्यार से पेश आया था। आशी के लिए भी ये बिल्कुल नया एहसास था। एक तो कुछ उम्र का तकाजा और दूसरी तरफ जिंदगी में पहली बार किसी ने उसको इतनी अहमियत दी थी। नहीं तो आज तक तो वो माँ पापा की नज़रों में नकारा ही थी। इन 3-4 दिनों में ही आशी और मयंक बहुत पास पास आ गए थे। एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी दोनों ने ले लिए थे। मयंक आशी से उम्र में 7-8 साल बड़ा ही था। वो भांप चुका था कि आशी के माता पिता के दोनों बच्चों में तुलनात्मक रवैये ने उसको पूरी तरह बागी बना दिया है। मयंक और उसके घर वालों को शादी में मिलता हुआ मोटा दहेज अभी से दिखना शुरू हो गया था। वैसे भी वो जानते थे कि रिश्तेदारों में उनकी ऐसी साख है कि हर कोई उनकी तारीफ ही करता है। 4-5 महीने की जान पहचान के बाद ही आशी मयंक के रंग में इस तरह डूब गई कि उसने खुद ही माँ पापा के सामने मयंक के संग अपनी शादी की बात रखी थी। आशी अभी सिर्फ 20 साल की ही थी। उसके स्नातक होने में भी अभी 1 साल बाकी था, पर वो सब कुछ सोचे बिना मयंक से शादी करने के लिए अड़ी थी। इस बार उसके माँ पापा ने उसको हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके मन में आज अपने आप को सही और अपने माता पिता को गलत साबित करने की धुन सवार हो गई थी। उसको कहीं न कहीं लग रहा था कि अब वो अपने कदम पीछे नहीं करेगी। अब वो दिखा देगी कि उसके लिए फैसले भी सही होते हैं। इधर मयंक के परिवार से भी दोनों की शादी का प्रस्ताव आ गया था। रिश्तेदारी में जिसने भी सुना उसने यही कहा कि घर बैठे इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आना किस्मत की बात है। इस तरह आशी शादी करके मयंक के घर आ गई। शुरू में तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे आशी ने देखा कि उसके घर से मिले सारे गहने और अच्छे कपड़े सास ने अपने पास रख लिए थे। उसने मयंक से इस बारे में बात की तो उसने बड़ी आसानी से ये कहकर कि माँ को लगा होगा कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम शायद अभी इतना सब संभाल न पाओ, ये सोचकर अपने पास सुरक्षित रख लिए होंगे। आशी को चुप करा दिया। पर अब धीरे धीरे घर में जो नौकर लगे हुए थे
उनकी भी छुट्टी कर दी गई। सारे कामों का बोझ आशी के कंधों पर आ गया। उसके साथ सबका व्यवहार भी बदलने लगा था। मयंक ने वैसे भी अपना नया काम शुरू करने के बहाने उसके पापा द्वारा दी गई सारी एफडी तुड़वाकर सारे पैसे ले लिए थे। वो बहुत अकेली पड़ती जा रही थी। कई बार घर जाती या माँ पापा से फ़ोन पर बात होती तो वो चाहती कि उनको सब कुछ बता दे, पर फिर उसके कानों में बचपन में माँ और पापा द्वारा कहे हुए शब्द नकारा और नाकाबिल गूंजने लगते। उसकी माँ ने एक बार सबके सामने कहा भी था कि वो कोई भी काम बिना सहारे के नहीं कर सकती। बस यही सोचकर वो फिर से अपने हालात से खुद ही लड़ने को तैयार हो जाती। मयंक से शादी करने का फैसला क्योंकि उसका समय का था, तो वो नहीं चाहती थी कि कोई भी अब पुनः उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। रोज उसके लिए नया संघर्ष होता, पर अब जो होने जा रहा था वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। बहुत दिनों बाद मयंक ने आशी को अपने साथ खाने पर ले जाने का कार्यक्रम बनाया। आशी बहुत खुश थी क्योंकि शादी के थोड़े समय के बाद से ही उसके साथ ससुराल के सभी लोगों के रूखे व्यवहार और उसके सारे सामान को हड़पने की कोशिश शुरू हो गई थी। पर आशी को अनुमान भी नहीं था कि ये खाने पर ले जाना तो मयंक की एक चाल थी। बातों ही बातों में मयंक ने आशी को कहा कि उसको अपने माता पिता से जायदाद में अपना हिस्सा अभी मांग लेना चाहिए। वैसे भी उसके माता पिता उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। कल को ये न हो कि विन्ने की शादी के बाद वो सब कुछ उसके नाम कर दें और वो खाली हाथ रह जाए। अभी उसको भी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए थोड़ा रुपया चाहिए। ये सब सुनकर आशी ने कहा कि वो पहले ही अपने नाम की सारी एफडी मयंक के व्यापार के लिए दे चुकी हैं। यहाँ तक कि उसके सारे गहने भी मयंक उसके घर वालों द्वारा ही रखे गए हैं। त्योहार और किसी भी आयोजन के नाम पर भी उसके माँ पापा से बहुत कुछ बीच बीच में मंगवा ही लिया जाता है। अब वो इतनी स्वार्थी नहीं बनेगी जो अपने हिस्से की मांग अपनी माँ पापा से करना शुरू कर दे। उसके ऐसा कहते ही मयंक गुस्से से भर गया और उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए घर खींच कर ले आया। मयंक ने आशी का फ़ोन भी छीन लिया और एक कमरे में उसको बंद कर दिया। घर वालों को भी कहा कि जब तक आशी अपनी जिद नहीं छोड़ती तो कोई उसको खाना नहीं देगा। आशी मयंक के इस रूप पर हैरान थी। आज उसको अपनी किस्मत पर तरस आ रहा था। थोड़ी देर रोने धोने के बाद उसको लगा कि बस बहुत हो गया, ऐसे हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। उसको अभी जीना है। भले ही माँ पापा की नज़रों में वो कुछ भी नहीं बन पाई, पर पूरी दुनिया में वो ही उसको यहाँ से बचा के ले जा सकते हैं। जीवन अनमोल है, वो घुट घुट कर इसको ख़त्म नहीं कर सकती। अब वो सबसे पहले अपनी माँ पापा तक अपनी खबर पहुँचाने की कोशिश करेगी। कहते हैं ना, जहाँ जा वहाँ रहा। मयंक ने आशी को छत के ऊपर वाले कमरे में बंद किया था। उस कमरे की खिड़की बराबर वालों की छत पर खुलती थी। जब पड़ोसन दिन में वो कपड़े डालने ऊपर आई तब आशी ने उसको एक कागज़ पर अपने पापा का फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा कि वो उनको सिर्फ इतना बोल दे कि आशी मुसीबत में है। पड़ोसन ने उसके माता पिता को फ़ोन कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। पड़ोस से फ़ोन सुनते ही आशी के माता पिता तुरंत उसके ससुराल के लिए निकल गए। उनको अचानक से आया देख आशी के ससुराल वालों के हाथ पैर फूल गए। जब माता पिता ने आशी के विषय में पूछा तब पहले तो वे उसकी तबीयत खराब होने की बात करने लगे, पर बात को बिगड़ता देख आशी को उनके सामने लाना ही पड़ा। आशी जब अपने माता पिता के सामने आई तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। वो उनको देखते ही बेहोश हो गई। अब आशी के पापा ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और साथ साथ उसके ससुराल वालों को कहा कि अब वो 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी को उन लोगों के बीच नहीं छोड़ सकते। आशी को समय से चिकित्सीय सुविधा मिलने से उसकी हालत में सुधार होने लगा। हालांकि उसको इतना सदमा लगा था कि वो बिल्कुल चुप रहने लगी थी। अब वो अपने माता पिता के साथ अपने मायके थी। उससे यहाँ आए 10 दिन हो गए थे। वैसे तो वो चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी, पर आज टीवी पर आने वाले धारावाहिक की पंक्तियाँ जिसमें घर बैठे अच्छा रिश्ता मिलने पर नायिका की माता पिता और उसकी किस्मत को श्रेय दिया जा रहा था ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो कुछ और सोचते इतने में ही माँ और पापा उसके पास आकर बैठ गए। उसको देखते ही आशी के मुंह से निकला कि माँ और पापा, मुझे माफ़ कर दो। आप लोग सही थे, मैं वास्तव में बिल्कुल नकारा और अपने बलबूते पर कुछ भी करने में असक्षम हूँ। मेरी जगह अगर थोड़ी सी भी समझदार लड़की होती तो आज आप लोगों की किस्मत कुछ और होती। आपको इतने दुख न देखने पड़ते। उसका ऐसे सुनते ही
उसके माता पिता के आंसू निकल आए। वो कहने लगे कि बेटा, हम लोगों को माफ़ कर दे। शायद कहीं ना कहीं हम दोनों बच्चों की तुलना करने में तेरे अंदर छिपी प्रतिभा को नहीं पहचान पाए। रही बात किस्मत की, तो तेरे जैसी बहादुर बेटी किस्मत से ही मिलती है। ये तेरा जिद्दीपन ही था जो तू ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सब अकेले सह पाई। काश हमने अपने दोनों बच्चों को बराबर समझा होता तो ये नौबत नहीं आती। फिर पापा ने उसको स्नातक की अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का फार्म दिखाया और साथ ही साथ उसको ब्यूटी और मेकअप संबंधी कोर्स करने की उसकी पुरानी इच्छा पूर्ण करने की बात कही। इधर मयंक और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज की प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया। ब्यूटी और मेकअप कोर्स की बात सुनकर आशिक की आंखों में सुंदर भविष्य के सपने उड़ान भरने लगे। उसको एहसास हुआ कि अब उसके ऊपर लगे सारे प्रश्न चिन्ह हट जाएंगे। उसकी किस्मत अब जरूर करवट लेगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।